चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी के सभी स्वस्थ होंगे और बेहतर ढंग से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अगर आप पिछला वीडियो हम लोग का देखे होंगे तो हमने ये कहा था कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 13, 14, 15 एंड 16 ये सभी के सभी महत्वपूर्ण है 12th पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के 5वें चैप्टर का एक टॉपिक मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इससे पहले भी मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट मीन्स कि मेंडलवाद के बारे में दिया हुआ होगा। और मुझे आशा है कि आप मेंडलवाद के बारे में जानते होंगे, और यदि नहीं जानते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे तो वहाँ पर आपको बता देंगे कि मेंडल अपने कार्य में असफल क्यों रहा, मेंडल के सफलता के पीछे रीज़न क्या था। जहाँ हमें आवश्यकता लगते रहेगा वहाँ हम आपको बताते रहेंगे। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए, तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी जेनेटिक्स का बहुत ही खास टॉपिक मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या नाम है बच्चों? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं एक संकर संकरण। क्या बोलते हैं? एक संकर संकरण। तो आप देखिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जिसे हिंदी में लिख दिया गया है एक संकर संकरण। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो भी बात होगा, जो भी समस्या होगा, हम ये कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर दें। फिर भी आपको लगता है कि कुछ पॉइंट रह गया है तो आप हमें कमेंट करेंगे और हम उसका उचित उत्तर देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखिए, आप वर्ड है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। यहाँ आप अगर स्पेलिंग पर ध्यान दें तो HYBR होना चाहिए, लेकिन गलती से छूट गया था, इसको R यहाँ इंक्लूड कर लेंगे तो मोनो हाइब्रिड। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब एक। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। इसलिए हिंदी में नाम दिया गया है एक संकर। क्या नाम है बुआ? एक संकर संकरण। अब ये होता क्या है? एक संकर संकरण होता क्या है, इसे भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो याद रखिए कि जब एक समय पर एक लक्षण के वंशागति का अध्ययन करते हैं तो इसे क्या कहेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। एक समय पर एक लक्षण के वंशागति का अध्ययन करना मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। याद कीजिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का डेफिनेशन एक समय पर एक लक्षण के वंशागति का अध्ययन करना, जो कि आपको अगले स्लाइड में इसका डेफिनेशन मिलेगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का डेफिनेशन है एक समय पर एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना। ये क्या कहलाता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। स्टडी ऑफ वन कैरेक्टर एट वन टाइम इज नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में ही केवल लिखते चलें, समझते चलें। अब देखिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया कैसे जाता है, कैसे कराया जाता है, कैसे मेंडल मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराए थे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आपको शायद पता ही होगा कि मेंडल का टेक्निक क्या था, टूल्स ऑफ मेंडल्स। ये आप पढ़े होंगे। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि मेंडल का काम करने का तकनीक क्या था। मेंडल्स टेक्निक। सबसे पहला काम जो ये करते थे वो करते थे सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट। क्या करते थे? सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट। हिंदी में बात करें तो शुद्ध लक्षण वाले जनक का चुनाव करना। लक्षण वाले जनक का चुनाव करना, ये पहला लक्षण था। पहला काम किया करते थे। पहला हमने क्या लिखा?
शुद्ध लक्षण वाले जनक का चुनाव करना। अब ये शुद्ध लक्षण क्या होता है ये भी हम लोग आगे बात करेंगे। दूसरा ये किया करते थे विपुंसन। क्या करते थे? विपुंसन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्या कहते हैं? इमैस्कुलेशन। ई का मतलब क्या होता हुआ? ई मतलब हटाना। किसको हटाना? तो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा मैस्कुलिन जेंडर, तो यहाँ भी ये मैस्कुलिन वर्ड है। दैट मीन्स की रिमूवल ऑफ मेल पार्ट्स। रिमूवल ऑफ मेल पार्ट्स। आप अगर हिंदी में देखें तो वी मतलब हटाना। किसको? तो पुरुष को। दैट मीन्स कि द्विलिंगी मादा पुष्प में से नर जननांग को काटकर हटाना विपुंसन कहलाता है। ध्यान रहे, विपुंसन की जो क्रिया है ये द्विलिंगी पुष्प में किया जाएगा, और द्विलिंगी पुष्प में भी उसमें जिसको हमने मादा माना है। ठीक है, विपुंसन दैट मीन्स कि नर जननांग को काटकर हटाना। इसके बाद तीसरा काम होता था थैलीकरण। क्या होता था बुआ? थैलीकरण। जोर से बोलिए, थैलीकरण। इधर ध्यान रखिए, इधर ध्यान दीजिएगा तो ही समझ पाइएगा। अगर आपका ध्यान कहीं और जा रहा है तो फिर समझने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए ध्यान इधर रखिए। तीसरा जो स्टेप है वो है थैलीकरण। अंग्रेजी में कहते हैं बैगिंग। क्या बोलते हैं? बैगिंग। बैगिंग का मतलब है विपुंसित पुष्प को थैली से ढकना। विपुंसित पुष्प को थैली से ढकना, ये क्या कहलाता है? बैगिंग। याद रहेगा? अगर याद रहा तो अच्छी बात है, नहीं भी याद रहा तो भी टेंशन नहीं है। वैसे हम आपको बता दें कि ये दोनों के दोनों टर्म 2 नंबर में पूछा हुआ है। दैट मीन्स कि शॉर्ट आंसर में पूछा हुआ है कि विपुंसन और थैलीकरण किसे कहते हैं और ये क्यों किया जाता है। विपुंसन का अर्थ है कि मादा पुष्प में से नर जननांग को काटकर हटाना, ये क्या कहलाएगा? विपुंसन। और ये क्यों किया जाता है? स्वपरागन को रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए? स्वपरागन को रोकने के लिए। और थैलीकरण क्या होता है? तो विपुंसित पुष्प को थैला से ढकना या बोरा से ढकना। अब आप सोच रहे होंगे सर जी बोरा से अगर ढकेंगे तब तो फूल ही टूट जाएगा। अबे यार, बोरा से नहीं ढकना है, पॉलीथीन से ढकना है। इतना हल्का होना चाहिए कि उसका वजन सह सके। अगर ज़्यादा भारी अगर दे दीजिएगा तब तो फूल ही टूट जाएगा। इसीलिए वर्ड लिख दिया जाता है बोरा वस्त्रावरण। एनसीईआरटी में अगर देखेंगे तो इसका हिंदी दिया हुआ बोरा वस्त्रावरण। अच्छा लगा शब्द? मुझे नहीं लगता अच्छा लगा होगा आपको, इसीलिए आप याद रखेंगे थैलीकरण। थैलीकरण याद रहेगा। विपुंसित पुष्प को थैला से ढकना, ये क्या कहलाता है? थैलीकरण। और ये क्यों किया जाता है? तो याद रखेंगे अवांछित परागकणों को रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए? अवांछित परागकणों को रोकने के लिए। याद रहेगा, ये तीसरा स्टेप था। इसके बाद अगर हम चौथा स्टेप की बात करें तो चौथा स्टेप होता है पर परागन। पर परागन द्वारा F1 पीढ़ी प्राप्त करना। कौन सा पीढ़ी? F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी प्राप्त करना। ठीक है, ध्यान रहे कि F1 पीढ़ी जो प्राप्त करना है। F1 पीढ़ी का मतलब आप सोच रहे होंगे क्या होता है। चलिए कोई बात नहीं, हम बता ही देते हैं। ये जो F है ना, F शब्द का मतलब है फाइलियल। क्या है? फाइलियल। और ये जो 1 लगा हुआ है इसको पढ़ेंगे ऐसे। थोड़ा सा वर्ड मिस्टेक हो गया है जिस कारण से हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए कोई गल नहीं, अब लिख देते हैं फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट फाइलियल जेनरेशन। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट फाइलियल जेनरेशन। तो फर्स्ट फाइलियल जेनरेशन को प्राप्त करने के लिए ये क्या कराते थे? पर परागन। अब आप सोच रहे होंगे सर जी इसमें क्या मानता है, इसमें कुछ तो नया है नहीं। एक्चुअल में जो आपको पता ही होगा कि मेंडल साहब मटर पर प्रयोग किए थे, और मटर जो है ये द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प के साथ साथ इसमें स्वपरागन होता है, यानी इसमें जो नेचुरल टेंडेंसी है, प्राकृतिक जो स्वभाव है इसका, वो है स्वपरागन करने का। लेकिन ये क्या करवाते थे? तो पर परागन कराते थे, और पर परागन द्वारा F1 पीढ़ी प्राप्त किया करते थे। कोई दिक्कत? अब जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुआ इसे फिर उगाया जाता था,
और उगाने के बाद जो सेकंड जनरेशन प्राप्त करना है उस सेकंड जनरेशन को ये स्वपरागन द्वारा प्राप्त करते थे। तो हम लिख रहे हैं स्वपरागन द्वारा F2 पीढ़ी प्राप्त करना, F2 पीढ़ी प्राप्त करना, ये था मेंडल का टेक्निक। याद रहेगा मेंडल का टेक्निक क्या था? पहला बोलिए पहला क्या था? शुद्ध लक्षण वाले जनक का चुनाव करना। पहला क्या था? शुद्ध लक्षण वाले जनक का चुनाव करना। दूसरा क्या है? दूसरा विपुंसन। दूसरा क्या है? विपुंसन। तीसरा थैलीकरण। तीसरा क्या है? थैलीकरण। और चौथा याद रखना है परपरागन कराना है। क्या कराना है? परपरागन। ठीक है, जिसको हमने जनक माना है उस जनक को परपरागन कराएंगे और परपरागन के द्वारा F1 पीढ़ी प्राप्त करेंगे। जब F1 पीढ़ी प्राप्त हो गया और हमें F2 पीढ़ी चाहिए, यानी द्वितीय संतानीय पीढ़ी चाहिए हमें, तो उस समय में स्वपरागन कराया जाएगा। आशा है कि आप ये समझ रहे होंगे। ये मेंडल का टेक्निक है काम करने का। ये आपको बेसिक बात है जो समझ में आना चाहिए था। नहीं अगर समझ में आया तो आप जल्दी बोलिए ना, जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो बेहतर है। आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे हम लोग इधर स्लाइड पर देखें क्या है। स्लाइड पर लिखा हुआ है, इसका डिफिनेशन दिया हुआ है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का डिफिनेशन दिया हुआ कि एक समय पर एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। एक संकरण का डिफिनेशन कोई पूछ दिया तो क्या बोलेंगे? एक समय पर एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना। याद रहेगा? यस सर। कब तक? जब तक है जान तब तक। जब तक जान रहेगा तब तक याद करना है। चलिए, अब हम आपको समझा देते हैं कि ये क्रॉस कैसे किया करते थे। तो अभी हमने डिफिनेशन में दिया कि एक समय पर एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना। एक समय पर कितने लक्षण के बारे में बात करना है? एक समय पर एक लक्षण, मात्र एक लक्षण। और आपको शायद पता ही होगा कि मेंडल साहब के द्वारा मटर के 7 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया गया था। अगर आप NCERT देख रहे होंगे तो NCERT भी देख लीजिए। NCERT में भी मेंशन किया हुआ है, कॉलम बना के दिया हुआ है कि वो 7 लक्षण कौन कौन थे। आप उसको देख लीजिएगा, जिसमें एक लक्षण तना की लंबाई है। क्या है? तना की लंबाई। तो हमने भी लिया तना की लंबाई। और इस तना की लंबाई के आधार पर पौधे 2 तरह के मिलेंगे, एक है लंबा और दूसरा है बौना। आपको पता ही होगा कि मॉर्गन साहब ने किनका नाम लिया? मॉर्गन। क्या नाम है? मॉर्गन। तो उन्होंने प्रत्येक लक्षण के लिए कैपिटल लेटर का उपयोग किया है। तो आप यहाँ देखिए, अंग्रेजी का ये कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, कैपिटल T। ये क्यों हमने लिख दिया तो आपको पता ही होगा। ये जो लंबा है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जल्दी बोलिए। टॉल। और ये जो बौना है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ड्वार्फ। क्या बोलते हैं? ड्वार्फ। अब देखिए, इस टॉल का हमने पहला लेटर ले लिया तो क्या हो गया? कैपिटल T। कोई दिक्कत नहीं सर। और बौना के लिए हमें लेना चाहिए था D, लेकिन हम लेंगे नहीं। क्यों सर? अगर ले लेंगे तो कोई दिक्कत? जी, आपको दिक्कत हो जाएगा। अभी तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप डाईहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, जब ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा उस समय में आपको दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आपको D नहीं लेना है, बल्कि इस कैपिटल लेटर का जो स्मॉल लेटर होगा वो लिखना है। इसलिए हमने लिख दिया है स्मॉल T। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये जो कैपिटल T है इसका मतलब है कि ये प्रभावी लक्षण होगा। कौन सा लक्षण होगा? प्रभावी लक्षण होगा। और ये जो स्मॉल T है ये अप्रभावी लक्षण होगा। अंग्रेजी में बात करें ये डोमिनेंट कैरेक्टर होगा और ये रेसेसिव कैरेक्टर होगा। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने केवल लक्षण की बात किया, लक्षण हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बात करते हैं कि अगर नए संतान की बात कर रहे हैं तो पहले तो हमको जनक देखना पड़ेगा,
तभी तो संतान बनेगा। इसलिए हमने जनक का चुनाव किया है। और आपको पता है कि मेंडल का टेक्निक्स क्या था। पहला हमने बताया था शुद्ध लक्षण वाले जनक का चुनाव करना। अब ये शुद्ध लक्षण का मतलब क्या हुआ कि जनक जो भी हम यूज़ करेंगे वो अपने लक्षण के लिए होमोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए। किस कंडीशन में होना चाहिए? होमोजाइगस कंडीशन में। होमोजाइगस कंडीशन का मतलब हुआ यहाँ कैपिटल टी है, ये होमोजाइगस कंडीशन है। यहाँ देखिए स्मॉल टी है, ये होमोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, तो मेंडल साहब क्या किए कि दो शुद्ध लक्षण वाले, होमोजाइगस बोलिए या शुद्ध लक्षण बोलिए या फिर प्योर बोलिए, अंग्रेजी में बात एक ही है। तो लंबा और बौना दो प्लांट का उपयोग इन्होंने किया है। लंबा के लिए जीनोटाइप क्या लिखा जाएगा? याद कीजिए, वहाँ पर हमने पीछे के स्लाइड में क्या लिखा था? कैपिटल टी। अगर आपको याद हो तो वहाँ हमने लिखा था कैपिटल टी। अब आप सोच रहे होंगे सर जी वहाँ तो लिखे थे कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी क्यों लिख दिए? एक बार ही क्यों नहीं लिखे? तो बुआ अगर एक बार लिख रहे हैं तो वो गैमिट्स हो जाएगा। जीन के बारे में आपको शायद पता होगा कि जीन हमेशा जोड़े में होता है, इसीलिए यहाँ पर दो लिखना होगा, तभी जाके वो लक्षण को डिसाइड कर पाएगा, अन्यथा डिसाइड नहीं करेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर जोड़ा में लिख दिया है। याद रहेगा? आई थिंक कि आपको याद रहेगा। तो जनक एक लिया गया लंबा, जिसका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी, और बौना का जीनोटाइप क्या है? स्मॉल टी। कोई दिक्कत? अब चूँकि ये मटर के पौधे की बात हम कर रहे हैं और मटर में लैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन के अंतर्गत आपको पता होगा कि युग्मक का निर्माण होता है। अरे बोलो भाई, क्या देख रहा है? इधर देखो, इधर। तो युग्मक की अगर हम बात करेंगे तो ये जो लंबा वाला पौधा है इसमें युग्मक कौन सा बनेगा? या तो ये कैपिटल टी बने या ये कैपिटल टी बने, दोनों में से कोई एक बनेगा। तो यहाँ हमने केवल लिख दिया कैपिटल टी। अब ये वाला बने चाहे ये वाला बने, बात तो एक ही है। बोलो भाई, इधर कैपिटल टी बनेगा और इधर से क्या हमने बना दिया? स्मॉल टी। और आपको पता ही होगा कि इस दोनों युग्मकों का क्या कराना है? स्वपरागन की परपरागन? परपरागन। अच्छा, यानी आपने देख लिया है, यहाँ से देखना नहीं है। वैसे हमने आपको बता दिया था कि F1PD जो प्राप्त करना है वो कैसे प्राप्त करना है? हाँ, परपरागन द्वारा प्राप्त करना है। इसीलिए यहाँ क्या बना? इधर से कैपिटल टी आया, इधर से स्मॉल टी, दोनों हमने मिलाया। दोनों युग्मक जब फ्यूज करेंगे तो बना क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन ये देखने में कैसा होगा? देखने में देखिए ये कैसा है? लंबा। दैट मीन्स कि ये अपने पेरेंट्स के जैसा है कि नहीं? लेकिन आप अगर इसका जीनोटाइप देखिए, जीनोटाइप, सर ये जीनोटाइप क्या होता है? तो किसी लक्षण के लिए जीन की व्यवस्था, किसी लक्षण के लिए जीन की व्यवस्था, ये क्या कहलाती है? जीनोटाइप। याद रहेगा? अरे याद रहेगा, बोलो। चलिए, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ये जीनोटाइप है और इसके द्वारा जो लक्षण प्रकट किया गया दैट मीन्स कि लंबा, ये क्या है? फिनोटाइप है। क्या है? फिनोटाइप। आप अगर गौर से देखिए तो इस लंबे पौधा को उत्पन्न करने वाला जो पेरेंट है वो कैसा है? कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला है। अरे है, लेकिन इसका जो ऑफ स्प्रिंग है ये देखिए कैसा है? कैपिटल टी। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो कैपिटल टी है ये अपने लक्षण के लिए कैसा था? प्योर था, शुद्ध था। ये भी अपने लक्षण के लिए कैसा है? प्योर है। लेकिन ये अपने लक्षण के लिए कैसा हो गया? इम्प्योर हो गया। आप अपने गांव के भाषा में कह सकते हैं सुधरल बाप के बिगड़ल बेटा। अरे कह सकते हैं कि नहीं? दोनों तो प्योर था लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? इम्प्योर हो गया। चलिए सर कोई बात नहीं, इम्प्योर हो गया तो इतना हल्ला का है। आगे हम देखते हैं। अब ये जो F1PD है इसका अब क्या कराना है? सेल्फिंग कराना है, स्वपरागन कराना है। इसलिए आप यहाँ देख रहे होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा गया है। ये दोनों अब जनक हो गया। ये क्या है? जनक है। और जनक है तो दोनों में गैमेट्स बनेंगे। इसमें गैमेट्स बनेंगे दो तरह के,
इसमें गैमेट्स बनेंगे दो तरह के, कौन कौन सा आप बताइए तो, गैमेट्स कितने प्रकार के बनेंगे और कहाँ पर बनेंगे, कोई बता सकते हैं? नहीं, कोई टेंशन नहीं है, इधर आप देखते रहिए। इधर देखिए, यहाँ जो गैमेट्स बनेगा वो दो तरह का बनेगा, एक बनेगा स्मॉल टी और एक बनेगा कैपिटल टी। इसमें फिर अगर इधर बात करेंगे तो इसमें भी दो तरह का गैमेट्स बनेगा, एक बनेगा कैपिटल टी और एक बनेगा स्मॉल टी। अरे बनेगा? यस सर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अगर ये कैपिटल टी इधर वाले कैपिटल टी से फ्यूज़ किया, इधर ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी से फ्यूज़ किया तो क्या बनेगा? बोलो बोलो, कैपिटल टी कैपिटल टी। अरे बनेगा? यस सर। अब अगर ये कैपिटल टी इधर वाले स्मॉल टी से फ्यूज़ किया तो क्या बना? बोलो, कैपिटल टी स्मॉल टी बना। अब बात करते हैं, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको सही से पता चलते रहे कि हाँ कुछ डिफरेंट है। अब देखिए, ये जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी, अगर ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी से फ्यूज़ करे तो क्या बनेगा? अब आप कहिएगा सर जी पहले तो स्मॉल टी था फिर कैपिटल टी था, तो आप यहाँ पर लिखिए स्मॉल टी फिर लिखिए कैपिटल टी। अरे बात बराबर ही है, कैपिटल टी स्मॉल टी लिखो या स्मॉल टी कैपिटल टी लिखो, दोनों का अर्थ एक ही हुआ, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। इसलिए हम नीचे वाले स्मॉल टी कैपिटल टी को इरेज कर देते हैं, टेंशन नहीं लेना है इसके लिए। अरे टेंशन नहीं ना लेना है। आगे देखिए, अब ये जो स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी इधर से आया और ये स्मॉल टी इधर से आया तो क्या बनेगा? स्मॉल टी। ध्यान से देखिए आप, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ देखिए, ये अलग ढंग का पौधा है, इसका जीनोटाइप कैपिटल टी है। इस दोनों का देखिए तो यहाँ पर क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी है, और यहाँ देखिए तो स्मॉल टी है। दैट मीन्स कि यहाँ जो चार पौधे उत्पन्न हुए हैं, इस चार में से एक है जो प्योर टॉल है, एक है जो प्योर ड्वार्फ है, और दो जो है वो इम्प्योर टॉल है। टोटल मिला के बात किया जाए तो टॉल कितना हो गया? 3, और ड्वार्फ कितना है यानी बौना कितना है? 1। समझ में आया? फिर हम आगे अगर बात करें, आगे के स्लाइड में कुछ और भी बात किया गया है। आप अगर पीछे के स्लाइड को ध्यान से देखें तो वहाँ पर फिनोटाइप क्या है, फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिनोटिपिक रेशियो का मतलब हुआ कि लक्षण प्रारूप अनुपात। हिंदी में क्या बोलेंगे? लक्षण प्रारूप अनुपात। लक्षण प्रारूप अनुपात। कोई दिक्कत? अच्छा, लक्षण प्रारूप अनुपात का मतलब क्या हुआ? किसी लक्षण का बाहरी स्वरूप जो दिखाई पड़ता है, किसी लक्षण का बाहरी स्वरूप जो दिखाई पड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप कहते हैं। तो अभी के क्रॉस से आपने देखा होगा कि दो तरह का पौधा आपको दिखाई पड़ेगा, एक तो लंबा था, एक बौना था। आप अगर पीछे के स्लाइड से कोरिलेट करने का कोशिश करें तो लंबा कितना था? 3, और बौना कितना उत्पन्न हुआ था? 1। इसलिए रेशियो क्या बना? 3:1। क्या रेशियो बना? 3:1। आपसे अगर पूछा जाए मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए F2PD में फिनोटिपिक रेशियो कितना होगा? आंसर देना है 3:1। कितना होगा? 3:1। याद रहेगा? ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये याद है तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का भी रिजल्ट आपको पता चल सकता है। चलिए, इसके बाद है जीनोटिपिक रेशियो। क्या लिखा हुआ है? जीनोटिपिक रेशियो। हिंदी में बात करें, हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में बोलेंगे जीन प्रारूप अनुपात। क्या बोलेंगे? जीन प्रारूप अनुपात। और आप गौर से पीछे वाले स्लाइड को देखें तो पीछे वाले स्लाइड में याद करके बताइए तो कैपिटल टी कितना बना था? 1।
कितना बना था 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना बना था 2, और स्मॉल टी कितना बना था 1। इसलिए रेशियो क्या हुआ 1:2:1। क्या हुआ 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 एंड फिनोटिपिक रेशियो 3:1। हिंदी में बात करें लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1, 3:1। इतना भी हिंदी नहीं समझ में आता है क्या? और जिन प्रारूप अनुपात क्या बनेगा 1:2:1। याद रहेगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं सर जी, ये जो क्रॉस करवाए इस क्रॉस से क्या निष्कर्ष निकला, ये काहे के लिए हम कराते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक संकट संकरण के निष्कर्ष लिखे हुए या फिर नियम लिखे हुए। नियम हम लोगों ने बना दिया। एक्चुअल में अगर मेंडल के बात की हम बात करें तो मेंडल जो ये क्रॉस कराए हैं तो वो निष्कर्ष लिखे थे, जिसे बाद में 1900 यानी 1900 ईस्वी में 3 साइंटिस्ट मिलके जब रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म किए थे, उस समय में मेंडल के निष्कर्ष को लॉ के रूप में घोषित कर दिया था। खैर हमें इस पर ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करना है, हम लोग बस ये बात करें कि ये जो क्रॉस किया गया है इससे क्या निष्कर्ष निकला। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे प्रथम निष्कर्ष लिखा हुआ है। प्रथम निष्कर्ष क्या कहता है कि मेंडल के अनुसार, किसके अनुसार? मेंडल के अनुसार प्रत्येक आनुवंशिक लक्षण एक जोड़ी एकल कारकों के द्वारा नियंत्रित होता है। एकदम सही बात है। हमने आपको कहा था ना कि जीन हमेशा जोड़े में होता है। अगर आप एक लिख रहे हैं तो वो गैमीट हो जाएगा, युग्मक हो जाएगा, जीन नहीं होगा। उस समय में तो विश्वास नहीं हुआ। अभी आप नियम देख लीजिए, यहाँ क्या कहता है कि जितना भी लक्षण होगा, कोई सा भी आनुवंशिक लक्षण हो, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है कि आनुवंशिक लक्षण की बात की गई है, सोमैटिक कैरेक्टर की बात नहीं की गई है। आनुवंशिक लक्षण जितना भी होगा वो एक जोड़ी एकल कारक के द्वारा नियंत्रित होगा। कोई दिक्कत? और इसे हम लोग क्या नाम दिए हैं? एकल कारक या जोड़ी कारक का निष्कर्ष, या इसे नियम भी बोल सकते हैं। अंग्रेजी में बात करें तो पेयर्ड यूनिट ऑफ पेयर्ड फैक्टर, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन प्रथम निष्कर्ष के नाम से नहीं दिया हुआ है। जहां आप प्रभावता का नियम पढ़ेंगे, प्रभावता के नियम का पहला पॉइंट दिया हुआ है उसमें एनसीईआरटी में कि प्रत्येक आनुवंशिक लक्षण जो है वो एक जोड़ी एकल कारक के द्वारा नियंत्रित होता है, जिसे एकल कारक या जोड़ी कारक का नियम कहेंगे। कोई दिक्कत है? इस नियम का मतलब क्या हुआ कि जीन हमेशा जोड़े में होगा, जोड़ा में रहेगा तो ही लक्षण प्रकट करेगा। ठीक है, अब दूसरा निष्कर्ष हम लोग बात करते हैं। दूसरा जो निष्कर्ष है वो देखिए, दूसरा निष्कर्ष, वो निष्कर्ष जो है वो किस पीढ़ी पर आधारित है? F1 पीढ़ी पर। F1 पीढ़ी याद है? F1 पीढ़ी याद है? F1 पीढ़ी में जो आया था वो ये था। F1 पीढ़ी में क्या आया था? कैपिटल टी स्मॉल टी। सही बात है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी जनक लिया गया है जो लंबा है, और बोना है लंबा के लिए कैपिटल टी लिया गया है, बोना के लिए स्मॉल टी लिया गया है। और इस दोनों से जो गैमिट बना होगा, इधर से कैपिटल टी बना, इधर से कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी, इस दोनों को मिलाया गया यानी पर परागन कराया गया, तो क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। और आपको पता ही है ये अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर यहाँ पर दोनों कैपिटल टी होता या दोनों स्मॉल टी होता तब इसको शुद्ध बोलते। यहाँ एक है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी, इसलिए इसको अशुद्ध बोल रहे हैं। ठीक है, अब अगर इसको ध्यान से देखिए तो यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों एक साथ उपस्थित है। अगर आप इसके फिनोटाइप को देखें तो फिनोटाइप कैसा होता है? ये लंबा। और लंबा के लिए कौन सा जीन था? वहाँ हम लिख रहे थे कैपिटल टी। यहाँ तो कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है। स्मॉल टी के कारण बौना होना चाहिए था और कैपिटल टी के कारण लंबा होना चाहिए था। दैट मीन्स कि इस पौधे को कैसा होना चाहिए था? मीडियम साइज का होना चाहिए था।
लेकिन ये मीडियम साइज का नहीं है, बल्कि कैसा है, लंबा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर है। अब ये रीज़न क्या है वो थोड़ा सा आगे देखिए अगले स्लाइड में। यहाँ पर बात किया गया है कि जब एक ही सदस्य में, किसमें, जब एक ही सदस्य में दो भिन्न कारक उपस्थित होते हैं, जैसे कि यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों एक ही सदस्य में उपस्थित है। तो एक ही सदस्य में जब दो भिन्न कारक उपस्थित होंगे, उस समय में केवल एक कारक ही अपना प्रभाव प्रकट करता है। यहाँ पर आप देखें तो कैपिटल टी ही अपना प्रभाव प्रदर्शित किया है, स्मॉल टी अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं किया है। इसीलिए इस कैपिटल टी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रभावी कारक। और जो प्रभावी कारक की उपस्थिति में अपना प्रभाव प्रकट नहीं किया है उसको क्या बोलेंगे, अप्रभावी कारक। याद रहेगा। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो अपना प्रभाव प्रकट करने में समर्थ है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रभावी कारक कहते हैं। और दूसरा कारक जो अपना प्रभाव प्रकट करने में असमर्थ है उसे क्या कहेंगे, अप्रभावी कारक कहते हैं। आप में से कोई हमें ये बता सकते हैं कि ये जो F1 पीढ़ी में जीनोटाइप लिखा गया है, इसमें कौन प्रभावी कारक है और कौन अप्रभावी कारक है? यस, सही बता रहे हैं। ये जो कैपिटल टी है ये प्रभावी है और ये स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी है। कोई दिक्कत? और इस नियम को हम लोग कहते हैं प्रभाविता का नियम। क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम। यहाँ पर प्रभाविता होगा, प्रभाविता का नियम कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये जो प्रभाविता का नियम हमने बताया है जो F1 पीढ़ी पर उपस्थित था, इस प्रभाविता के नियम का दो अपवाद है। कितना अपवाद है? दो। एक का नाम है सप्रभाविता। क्या नाम है? सप्रभाविता। यहाँ पर भी ता छुटा हुआ था। और दूसरा है अपूर्ण प्रभाविता। क्या है? अपूर्ण प्रभाविता। आप ध्यान रखें कि प्रभाविता का दो अपवाद है, एक है सप्रभाविता और एक है अपूर्ण प्रभाविता। सप्रभाविता जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कोडोमिनेंस, और अपूर्ण प्रभाविता जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इस दोनों के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। आप वीडियो देखते रहें। हर एक चीज़ जो भी ज़रूरी है उस हर एक चीज़ का वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा। अभी हम आगे बात करते हैं, अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में तीसरे नियम की भी बात की गई होगी। तीसरा नियम कहता है कि युग्मक बनते समय में, ध्यान से देखिएगा, युग्मक बनते समय में, दैट मीन्स कि जब युग्मक का निर्माण होता है, और ध्यान रहिए F2 पीढ़ी पर आधारित है। किस पर आधारित है? F2 पीढ़ी पर। F2 पीढ़ी याद है? F2 पीढ़ी में क्या था? यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी था। याद कीजिए, अरे याद करो, यही था ना? यस सर। तो उस समय में क्या होता है कि युग्मक बनते समय में जोड़ी कारक स्वतंत्र रूप से अलग हो जाता है और अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ तो जोड़ी किसका किसका है? कैपिटल टी स्मॉल टी का है। लेकिन जब युग्मक बनने की बात आती है तो उस समय में इस जोड़ी में से ये जो कैपिटल टी है ये अलग चले गया, स्मॉल टी अलग चले गया। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये कैपिटल टी ये नहीं बताएगा ए स्मॉल टी तुम कहाँ चला, तुम तो मेरे साथ आएगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों स्वतंत्र रूप से वंशागत होगा। यहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, अगर दोनों अलग अलग जा रहा है जिससे क्या होगा, तो जिससे प्रत्येक युग्मक को जोड़ी का केवल एक ही कारक प्राप्त होता है। आपको पहले से भी पता है कि युग्मक हमेशा कैसा होता है? अगुणित होता है। कभी भी द्विगुणित युग्मक होगा ही नहीं। युग्मक जब भी होगा तो अगुणित होगा। खैर, अब ये जो नियम बना इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पृथक्करण। यहाँ पर ये नहीं लिखना है। पृथक्करण का निष्कर्ष या युग्मक की शुद्धता का निष्कर्ष कहते हैं। आई थिंक कि
आप समझ में आया होगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कितना निष्कर्ष निकल के आया? 3। पहला क्या है? जोड़ी कारक का नियम, दूसरा क्या है? प्रभावता का नियम, और तीसरा क्या है? पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। आपको याद रहेगा, एनसीईआरटी में बात करें तो एनसीईआरटी में 2 नियम दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है प्रभावता का नियम और दूसरा दिया हुआ है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी आप तो एनसीईआरटी से ज़्यादा पढ़ा दिए। ऐसी बात नहीं है। प्रभावता के नियम को अगर आप देखें तो उसमें पहला लाइन यही मेंशन किया हुआ है कि लक्षण को प्रकट करने वाले जो भी जीन होंगे वो हमेशा जोड़े में होंगे। दैट मीन्स कि जो पहला हमने नियम बताया है वो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, आइए अब अभी आप अगर पिछले स्लाइड को देखें तो पीछे जो हमने बताया था वहाँ पर कुछ इस स्लाइड को देखने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर हमने लाइनिंग कर दिया है, किया है। हो सकता है कन्फ्यूज़न कि भाई इधर से लाइन आया, फिर उधर से आया, फिर उधर से आया, कौन किधर मिल गया पता नहीं। यहाँ पर विद्यार्थी को कन्फ्यूज़न हो जाता है। कुछ आदमी कहेगा नहीं सर आई एम ओवर स्मार्ट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप यहाँ 4 ही ऑफ स्प्रिंग बना है ना, इसलिए आपको दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन अगले की अगर हम बात करें डायहाइब्रिड क्रॉस में हम अगर बात करें तो 16 ऑफ स्प्रिंग बनेंगे। अब सोच के देखिए कि 16 बार अगर लाइन खींचेंगे तो पता चलेगा कि कौन लाइन कहाँ से आया कहाँ गया? नहीं सर, नहीं पता चलेगा। इसीलिए हम लोग एक अगले मेथड की बात करेंगे, अगले विधि की बात करेंगे जिसका नाम है चेकर बोर्ड विधि। चेकर बोर्ड विधि भी बहुत सिंपल है। चेकर बोर्ड विधि मेनली जो है वो F2 पीढ़ी के लिए जो समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो रहा था इसको सॉल्व करने के लिए है। उसको भी हम जल्दी जल्दी देख ही लेते हैं। देखने में क्या जाता है, देख लें? अरे बोलो भाई, देख लें? चलो देख ही लेते हैं। ये देखो, ये क्या है? चेकर बोर्ड विधि। ठीक है, क्या है? चेकर बोर्ड विधि। ठीक है, और ये जो चेकर बोर्ड विधि है ये सी पनेट के द्वारा विकसित किया गया था। किसने विकसित किया? सी पनेट। सभी साइंटिस्ट का नाम भी याद करना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है याद करना। याद रहा तो बहुत बढ़िया, नहीं याद रहा तो उससे भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बोर्ड का उपयोग कब करेंगे? चेकर बोर्ड विधि का उपयोग कब करेंगे? तो लिखा हुआ है इसके द्वारा F1 पीढ़ी के युग्मकों का F2 पीढ़ी में संभावित संयोग पता करने के लिए किया जाता है। अच्छा सर, अब समझ में आया कि ये चेकर बोर्ड विधि का उपयोग क्या है। चलिए, ऐसे समझने से काम नहीं चलेगा, हम आपको बता भी देते हैं कैसे उपयोग करना है। तो आपको पता ही होगा कि हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस अभी पढ़ रहे हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो लक्षण लिए थे वो लिए थे तना की लंबाई। देखिए, तना की लंबाई, और तना की लंबाई में 2 आया था। एक था लंबा, और लंबा के लिए हमने क्या यूज़ किया था? अंग्रेजी लेटर कौन सा यूज़ किया था? कैपिटल टी। और बोना के लिए क्या यूज़ किया था? स्मॉल टी। कोई दिक्कत नहीं, जो पहले हम लोग पढ़े थे वही चीज़ है, इसलिए कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आगे देखिए, 2 हमने शुद्ध लक्षण वाले जनक का चुनाव कर लिया। एक लंबा है और एक बौना है। लंबा के लिए हमने जीनोटाइप पहले के जैसे कैपिटल टी लिख दिया, और बौने के लिए स्मॉल टी लिख दिया। फिर दोनों में युग्मक बना। युग्मक की बात करें तो लंबा में क्या बना? कैपिटल टी, और बौना में क्या बना? स्मॉल टी। इसके बाद क्या किया करते थे मेंडल साहब? याद कीजिए, पर परागन। हाँ, पर परागन के द्वारा F1 पीढ़ी प्राप्त किया गया। और F1 पीढ़ी कैसा होगा देखने में? लंबा था। सर जी ये तो पहले के जैसा ही है। यस, पहले के जैसा ही है। सब्र करो, थोड़ा रुको ज़रा। अब F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए क्या होता था? सेल्फिंग। क्या होता था? सेल्फिंग। यहाँ पर स्वप परागन जो वर्ड है इस पर आप ध्यान न दें। परागन, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, उतना मुझे टाइपिंग करने नहीं आता है, जिस कारण से कहीं कहीं पर रह जाता है। अब देखिए, स्वपरागन का मतलब क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। अब युग्मक इसमें कौन सा बनेगा? 2 तरह का गैमेट बनेगा। बोलो भाई, बनेगा ना? एक बनेगा कैपिटल टी, एक बनेगा स्मॉल टी। इसमें बता दो कितने तरह का बनेगा? सर जी 2 तरह का बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। एकदम होशियार है। सर जी ये वाला तो पहले भी बना दिए थे। हाँ मुझे पता है, ये वाला तो हम पहले ही बना दिए थे,
लेकिन अब ना तुम्हारे साथ कुछ नया करने वाले हम। इसको ना दिखा के अगले स्लाइड को देखो, अगले स्लाइड को देखो। अगले स्लाइड में आप देखिए कि गैमेट क्या बना था, एक तरफ बना था कैपिटल टी स्मॉल टी, एक तरफ बना था कैपिटल टी स्मॉल टी, यही बना था। यस सर। यहाँ पर आप देखिए तो एक बॉक्स बना हुआ है, इस पर आप ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पर अगर लिखना ही है तो यहाँ लिखना चाहिए था F2PD। क्या लिखना चाहिए था? F2PD। थोड़ा सा मिस्टेक है, इस पर ध्यान देंगे। F2PD। F2PD प्राप्त करने के लिए ये चेकर बोर्ड विधि का उपयोग करना है, F1PD के लिए नहीं करना है। अब देखिए इस चेकर बोर्ड में एक तरफ हम मेल गैमेट को लिखेंगे, एक तरफ फीमेल गैमेट को लिखेंगे। सर जी हमको तो पता ही नहीं है कि मेल कौन है फीमेल कौन है। अरे जिसको मेल मानना है मानो, जिसको फीमेल मानना है फीमेल मानो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद होगा कि एक तरफ पेरेंट था कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरी तरफ क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी। मान लिया कि ये मेल है, इसको हमने क्या मान लिया? मेल। इसको मान लिया फीमेल। अब आप कहोगे नहीं सर, आप जो हम माने हैं ना वो हम नहीं मानेंगे, हम आपके उल्टा चलेंगे। मान लो ना मेरा क्या जाता है, व्हाट्स माय फादर्स बोझ, मेरे बाप का क्या जाता। तुम जो मानना चाहते हो मानो, आंसर वही आने वाला है। ठीक है। अब देखो जिसको आपने मेल माना है तो मेल को खरे खरे लिख देना है। दैट मीन्स कि इधर मेल, आप ये सिंबल देख रहे हैं ना, ये मेल है। आपको क्या लगा है? ये हमने वैसे ही बना दिया, ये मेल के लिए। और ये आप देख रहे हैं गोल गोल रोटी है, नीचे में प्लस, ये क्या है? फीमेल है। क्या है? फीमेल। ठीक है, फीमेल के लिए ऐसे लिखना है। तो मेल गैमेट की अगर बात करें तो मेल गैमेट में क्या बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। फीमेल गैमेट में भी बात करें तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए ये फीमेल गैमेट इस मेल गैमेट से फ्यूज किया तो क्या बना? कैपिटल टी। और ये देखने में कैसा होगा? लंबा। कैसा होगा? लंबा। अब देखिए ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से फ्यूज किया तो क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये भी देखने में कैसा होगा? लंबा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर स्मॉल टी होगा। स्मॉल टी और ये कैपिटल टी, ये दोनों फ्यूज किया तो क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैसा होगा? लंबा। और इधर स्मॉल टी है, इधर भी स्मॉल टी है, ये दोनों फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? बौना। कोई दिक्कत? अब बताओ कि यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो क्या आया? जीनोटिपिक रेशियो दैट मीन्स कि कैपिटल टी कितना है? 1। कितना है? 1। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है? 2। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है? 2। और स्मॉल टी कितना है? 1। इसलिए यहाँ पर रेशियो क्या लिखा हुआ है? 1:2:1। और आप अगर फिनोटिपिक रेशियो देखिए तो लंबा कितना है? 3। बौना कितना है? 1। सर जी ये तो पहले के जैसा हो गया। यस, ये पहले के जैसा ही है, बस फ़र्क ये है कि वहाँ पर हम लोग ऐसे ऐसे लाइन खींच रहे थे, पता नहीं कौन सा लाइन कहाँ जा रहा था। लेकिन यहाँ पर हमने एक सिस्टमेटिक बॉक्स बना दिया है जिसमें गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाया गया हर एक बात आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ बात ऐसा है जो आपके दिमाग से परे है तो आप उसे लिखकर कमेंट करके भेजें। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि अच्छा नहीं लगा तो भी आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आगे का भी वीडियो देखना है। अगला वीडियो जल्द ही आएगा। कल होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो फिर मिलते हैं हम लोग, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद।